वालेकुम। आज जैसे कि हम टॉपिक पहले पढ़ चुके हैं असेसमेंट का टेस्ट एंड मेजरमेंट के बारे में, तो आज जो है की कॉन्सेप्ट्स एंड टर्म्स अबाउट टेस्टिंग एंड इवैल्यूएशन। इसमें सबसे पहले जो टर्म आती है वो है वैलिडिटी। वैलिडिटी मीन्स डज द टेस्ट मेजर्स व्हाट इट इज सपोज्ड टू मेजर। फॉर एग्जांपल कंटेंट क्राइटेरियन रिलेटेड और एंड कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी, यानी जिस काम के लिए कोई टेस्ट बनाई गई है, जिस पर्पस के लिए, क्या वो पर्पस अचीव हो रहा है? अगर वो पर्पस अचीव हो रहा है तो इसका मतलब टेस्ट जो है वैलिड है। अगर वो पर्पस अचीव नहीं हो पा रहा, कुछ और रिजल्ट आ रहा है, तो इसका मतलब वैलिड नहीं है टेस्ट। फॉर सपोज इसका फॉर एग्जांपल ये हो सकता है कि अगर कोई टेस्टिंग एजेंसी है, कोई टेस्टिंग सर्विस है जो कि किसी जॉब के लिए कोई टेस्ट लेना चाह रही है, लेकिन जब उसने टेस्ट दिया, मतलब जब कैंडिडेट्स जो है एस्पिरेंट्स हैं वो आए टेस्ट लेने, तो उसमें क्या होता है कि 100 में से अगर 20% सिर्फ पास कर सकते हैं या उससे भी कम पास कर सकते हैं, बाकी जो है ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स हैं वो उसमें फेल हो जाते हैं, तो इसका मतलब ये है कि वो टेस्ट वैलिड नहीं है। वो जिस पर्पस के लिए बनाया गया था कि हमें वो कुछ इतना एक परसेंटेज रखा गया होगा कि इतने हमें जो है रिटर्न में पास चाहिए, जिसके बाद हम उसका इंटरव्यू करके और हम अपनी जॉब के लिए बंदे सिलेक्ट करें। लेकिन अगर वो हद से ज़्यादा कम आ जाते हैं तो उसमें उसका मतलब है कि वो वैलिड टेस्ट नहीं लिया। वो टेस्ट की जो कंस्ट्रक्शन है, जो टेस्ट आइटम्स जो बनाए गए हैं वो वैलिड नहीं है। इसी तरीके से सेकंड टर्म इसका आता है रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी मीन्स कंसिस्टेंसी ऑफ टेस्ट स्कोर्स ओवर रिपीटेड एडमिनिस्ट्रेशंस और अक्रॉस डिफरेंट रेटर्स। यानी रिलायबिलिटी का मतलब है कि एक टेस्ट आपने किसी भी पर्पस के लिए बना लिया, उसको अगर डिफरेंट सिनारियोज में डिफरेंट एडमिनिस्ट्रेशंस में रखकर भी चेक किया जाए या उसको कंडक्ट कराया जाए, लेकिन वही सेम रिजल्ट आए, तो उसको क्या कहते हैं कि ये टेस्ट रिलायबल है। सपोज अगर हम 8th क्लास के लिए या 9th क्लास के लिए कोई टेस्ट हम कंस्ट्रक्ट करते हैं, कोई टेस्ट आइटम्स, तो वो अगर हम एक स्कूल में 9th क्लास के बच्चों को देते हैं, वही सेम रिजल्ट आता है कि 100 में से जितने भी मतलब 40-50% उसको पास कर पाते हैं। वो अगर सेम कंडीशंस में या थोड़ी बहुत डिफरेंट कंडीशंस में, मैचिंग कंडीशंस में, अगर दूसरे स्कूल तीसरे स्कूल मतलब डिफरेंट एडमिनिस्ट्रेशंस के बेसिस पर अगर हम चेक करें, लेकिन उसका वो कंसिस्टेंसी रहे टेस्ट में, तो इसको कहते हैं कि ये टेस्ट रिलायबल है। उसके बाद ट्रांसपेरेंसी आता है। ट्रांसपेरेंसी क्लियरली कम्युनिकेटिंग असेसमेंट क्राइटेरिया एंड स्टैंडर्ड्स टू स्टूडेंट्स, यानी टेस्ट से पहले जो उसको क्राइटेरिया है, जो सिलेबस कह सकते हैं किसी चीज़ का, कि वो कम्युनिकेट किया गया हो प्रॉपरली कि इस इसमें से टेस्ट आएगा। ऐसे नहीं हो कि बताया कुछ और गया हो और टेस्ट लेने के टाइम कुछ और, जैसे बताया 1 यूनिट गया हो कि 1 यूनिट में से टेस्ट होगा, लेकिन जब टेस्ट का टाइम आया तो उसमें 2 या 3 यानी मल्टीपल या मतलब आउट ऑफ द कोर्स ऐसे कह सकते हैं, आउट ऑफ सिलेबस अगर उसमें दे दी चीज़ें, तो वो यानी फिर ट्रांसपेरेंट नहीं रहेगी, क्योंकि बच्चा उसके लिए तैयार नहीं था। उसके बाद फेयरनेस। फेयरनेस मीन्स असेसमेंट मस्ट बी फ्री फ्रॉम बायस एंड एक्सेसिबल टू ऑल लर्नर्स। यानी उसमें क्वेश्चंस ऐसे नहीं होने चाहिए कि कोई बच्चा जो है उसमें ज़ाहिर हो कि ये तो इसके लिए बहुत ही ईजी है, और कुछ के लिए वो बहुत मुश्किल होना चाहिए। ऐसी कोई चीज़, ऐसी कोई सिचुएशन नहीं होनी चाहिए टेस्ट में जो कि बायसनेस को ज़ाहिर करे। उसके बाद होता है आइटम एनालिसिस। आइटम एनालिसिस में क्या होता है? रिव्यूइंग टेस्ट आइटम्स टू सी विच वर टू इजी, टू हार्ड और टू और फेल्ड टू डिस्क्रिमिनेट बिटवीन हाई एंड लो परफॉर्मेंस। यानी आइटम का एक एनालिसिस किया जाता है, जिसमें पता चलता है कि ये आया कि ये टेस्ट जो है, ये आइटम्स जो सिलेक्ट दिए गए थे वो कितनी उसके हार्ड थे, कितने मतलब ईज़ी थे, बिल्कुल ईज़ी तो नहीं था पेपर, या बिल्कुल डिफ़िकल्ट तो नहीं था। उसकी डिफ़िकल्टी लेवल, उसकी फैसिलिटी लेवल, इसकी हम डिटेल में अभी इसी स्लाइड्स में आगे की में पढ़ रहे हैं। और उसके बाद जो है एक और आता है टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन। टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन क्या होती है कि ब्लूप्रिंट अलाइनिंग टेस्ट आइटम्स टू लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स एंड कंटेंट एरियाज इंश्योर्स कंटेंट वैलिडिटी। यानी जो चीज़ आप पढ़ा रहे हैं, जो आपने आपके एसएलओज़ हैं, आपने
बच्चों को पढ़ा जाए तो टेस्ट लेने से पहले आप एक टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन बनाते हैं कि मैंने ये टॉपिक्स पढ़ाए, 5 टॉपिक्स 10 टॉपिक्स जो भी वो लिख लिए और उस टॉपिक की लेंथ के हिसाब से उसकी इम्पोर्टेंस के हिसाब से आपने उसमें से क्वेश्चंस लेने हैं। जैसे सपोज़ अगर आपने एक टॉपिक लिया है स्टेट्स ऑफ मैटर, तो अब स्टेट्स ऑफ मैटर है उसके अंदर यानी डेफिनेशन है, उसके बाद उसकी टाइप्स हैं यानी कितने स्टेट्स हैं, 3 स्टेट्स ऑफ मैटर है, उनकी एग्जांपल्स होंगी। तो वो आपको आपने पता होना चाहिए कि आपने वो किस लेवल पे पढ़ाया है, कितना उसको पढ़ाया है और उसमें से कितने क्वेश्चंस बन सकते हैं। एक बन सकता है अगर एमसीक्यूज है तो 2 या 3 या 4 कितने बन सकते हैं, अगर डिटेल में देना है तो 2 क्वेश्चंस बना सकते हैं, एक डेफिनेशन का, एक उसके स्टेट्स बताने का। तो ये नहीं ये सारा डिसाइड होता है कहाँ पर, टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन में, जहाँ पर ये क्लियर होता है, लिखा जाता है कि कौन से टॉपिक में से कितने सवाल लेने हैं और जिस हिसाब से पढ़ाया गया है उसी हिसाब से उसमें से क्वेश्चंस लेने होते हैं, ताकि वो एक पोर्शन हर किसी का इक्वल हो, वेटेज बराबर हो कि किस हिसाब से जो पढ़ाया गया है, कंटेंट जो डिलीवर की गई। उसके बाद एक आता है नॉर्म रेफरेंस असेसमेंट, कंपेयर्स ए स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस टू दैट ऑफ ए ग्रुप, यानी किसी बच्चे की परफॉर्मेंस को मेजर करना, उसको कंपेयर करना किसी दूसरे स्टूडेंट के हिसाब से। जैसे अगर एक क्लास में आपके पास 40 का ग्रुप है, तो उसमें अगर आपने एक टेस्ट लिया था, उसमें हाईएस्ट मार्क्स आए ही 50 में से 25 मार्क्स है। तो मतलब आप अगर एक बच्चे के 17 मार्क्स हैं या 15 मार्क्स हैं, तो आप जब उसको कंपेयर करेंगे तो आप 50 मार्क्स के हिसाब से नहीं करेंगे या 40 के हिसाब से नहीं करेंगे, बल्कि आप देखेंगे कि हाईएस्ट कितने लिए हैं या एवरेज बच्चों ने कितने मार्क्स लिए हैं। तो उस जो जिस भी बच्चे का आप कंपेयर करना चाहते हैं किसी स्टूडेंट की परफॉर्म, तो वो उसके साथ ही स्टूडेंट्स जो हैं उनके रिजल्ट के हिसाब से ही करेंगे। तो इसको क्या कहा जाता है, नॉर्म रेफरेंस्ड असेसमेंट कहा जाता है। दूसरा आता है क्राइटेरिया रेफरेंस्ड असेसमेंट। इसमें क्या होता है, कंपेयर्स स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस टू ए सेट स्टैंडर्ड और क्राइटेरिया। उसमें ये नहीं होता कि बच्चे ने अक्सरियत ने क्या लिया है या एवरेज बच्चों ने क्या लिया है। उसमें ये होता है कि एक फिक्स्ड क्राइटेरिया है। जैसे कोई अगर एप्टीट्यूड टेस्ट है जिसमें 60 मार्क्स हैं पासिंग क्राइटेरिया, अब नो मैटर के कितने बच्चे पास होते हैं नहीं होते, क्या होता है आपका क्राइटेरिया वही है कि आपको 60 मार्क्स लेने हैं अगर आपको पास होना है। तो वो ये इस टाइप का कहलाता है क्राइटेरियन रेफरेंस असेसमेंट, कि आप जब किसी भी स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस देखते हैं तो वो एक फिक्स्ड क्राइटेरिया के बेस पर देखते हैं। जबकि नॉर्म रेफरेंस में क्या होता है कि आप जो वहाँ पर उनका ग्रुप है, जो स्टूडेंट्स ग्रुप है जिसमें आपने टेस्ट दिया है, जिसमें उससे पेपर कंडक्ट किया है, तो वो उसी ग्रुप के मार्क्स के हिसाब से उसको कंपेयर किया जाता है। एक स्लाइड अभी हमने पीछे एक डेफिनेशन पढ़ी थी आइटम एनालिसिस की। अब आइटम एनालिसिस क्या है, इसको थोड़ा सा अब इसमें डिटेल में पढ़ते हैं। उसमें डेफिनेशन तो हमने पढ़ ली थी कि कुछ जो भी क्वेश्चन कोई होता है उसकी उसको असल में एनालाइज करते हैं कि क्या ये कितना इजी तो नहीं है, डिफिकल्ट कितना है, डिफिकल्ट है तो कितना है, इजी है तो कितना है। Item analysis is done to analyze the items of a test whether they are fulfilling the objectives of the test or not। यानी क्या, एक तो ये एनालाइज करना होता है कि क्या वो जिस ऑब्जेक्टिव के लिए, जिस पर्पस के लिए बनाए गए हैं, क्या वो पूरे कर रहे हैं या नहीं। उसके अलावा क्या होता है, इट एनालाइजेज द अप्रोप्रिएट लेवल ऑफ डिफिकल्टी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ डिस्ट्रक्टर। ये ये भी एनालाइज करना होता है कि एक लेवल, एक एप्रोप्रिएट लेवल होनी चाहिए डिफ़िकल्टी की। बिल्कुल ईज़ी भी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल एक हाई लेवल का डिफ़िकल्ट भी नहीं होना चाहिए, तो एक एप्रोप्रिएट लेवल होनी चाहिए। एंड इफ़ेक्टिवनेस ऑफ डिस्ट्रक्टर्स, डिस्ट्रक्टर किसको किसको कहते हैं कि जब एमसीक्यूज़ में 4 जो आंसर, 4 ऑप्शंस दिए हुए होते हैं, उसमें एक जो सही आंसर होता है उसको की कहा जाता है और जो बाकी 3 ऑप्शंस होते हैं वो डिस्ट्रैक्टर्स होते हैं। तो डिस्ट्रैक्टर्स की भी एक यानी इफ़ेक्टिवनेस होती है कि कितना वो डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, कितना वो अ, यानी कन्फ्यूज़ कर रहे हैं कि कौन-सा सही जवाब है, कौन-सा सही, ऐसे नहीं है कि बिल्कुल वाज़ेह हो के ये 3 तो हो ही नहीं सकते, ये जो करेक्ट आंसर है वही हो। तो फिर वो यानी जो डिस्ट्रैक्टर्स की इफ़ेक्टिवनेस नहीं रहती।
अब आते हैं आइटम डिफ़िकल्टी लेवल या फैसिलिटी इंडेक्स, जिसको डिफ़िकल्टी लेवल या फैसिलिटी इंडेक्स कहते हैं। ये कैसे चेक किया जाता है, इसकी एटम एनालिसिस थोड़ा करके देखते हैं कि एटम एनालिसिस checks the difficulty level of items used in a test। किसी भी टेस्ट में जो मतलब डिफिकल्टी लेवल यूज किए जाते हैं वो किस तरीके से, इट्स स्टेप्स इंक्लूड, कौन कौन से स्टेप्स होते हैं इसमें। नंबर वन होता है अरेंज पेपर्स इन ऑर्डर हाईएस्ट टू लोएस्ट स्कोर। यानी आपने एक पेपर कंडक्ट किया, पेपर कंडक्ट करने के बाद जितने भी आपके पास स्टूडेंट हैं, सपोज 80 स्टूडेंट थे, 80 स्टूडेंट में आपने सबसे ऊपर जो है हाईएस्ट मार्क्स वाले का रखा है, इससे फिर उस पर लोएस्ट लोअर लोअर ऐसे करते सबसे नीचे जो है लोएस्ट स्कोर वाले वाले का रखा। उसके बाद क्या करेंगे, सिलेक्ट पेपर्स, स्टेप नंबर 2 इसका आता है सिलेक्ट पेपर्स विथ 25% हाईएस्ट स्कोर्स एंड 25% लोएस्ट स्कोर। 25% हाईएस्ट और 25% लोएस्ट वालों की कॉपीज आप अलग कर लें, निकाल लेंगे उसमें से। बाकी जो बीच के 50% रहते हैं, 50% इन बिटवीन द हाईएस्ट एंड लोएस्ट विल बी एक्सक्लूडेड, उनको आप निकाल दें, फिलहाल एक्सक्लूड कर दें उसमें से। और कैलकुलेट करेक्ट रिस्पॉन्स ऑफ हाई एंड लो अचीवर्स, इसके लिए एक फार्मूला है कि ये निकल के कैलकुलेट करें कि कितने रिस्पॉन्स मतलब करेक्ट रिस्पॉन्स ऑफ हाई एंड लो अचीवर्स ने कितने सही रिस्पॉन्स दिए। और लास्ट में इसका फार्मूला कौन सा है, फार्मूला है फैसिलिटी इंडेक्स मालूम करने का फार्मूला है ए फिजिकल टू एन आर अपॉन एन टी इंटू 100। अब देखते हैं कि ये क्या क्या है। ए स्टैंड्स फॉर फैसिलिटी इंडेक्स, एन आर मीन्स नंबर ऑफ स्टूडेंट्स करेक्टली आंसर, जिन्होंने करेक्ट आंसर दिए हैं वो अलग कर लेंगे, और टोटल कितने थे वो। यानी आप यहाँ पर क्या करें, किसी भी एक सवाल का, एक आइटम का जो है एनालिसिस कर रहे हैं। तो जो हमने 40 कॉपीज निकाली थी उसमें से कोई भी एक क्वेश्चन निकाला, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 है, 3 है, जिसका हम इन फैसिलिटी इंडेक्स या डिफिकल्टी लेवल चेक कर रहे हैं। तो उसको फिर काउंट कर लिए कि टोटल कितने बच्चों ने सही जवाब दिया है। तो जो सही बच्चों ने जवाब दिया है वो ऊपर रखेंगे और एन आर के तौर पर, और जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है वो एन टी इंटू 100। तो जब ऐसे इनको डिवाइड करेंगे, अगर एफ जो है, एफ का आंसर जो है 30% से 70% तक आता है तो ये समझ लें एक्सेप्टेबल है। इसकी अगर फैसिलिटी इंडेक्स जो है 30% से 70% है तो ये एक्सेप्टेबल है। लेकिन अगर इसकी वैल्यू मोर देन 70% है तो इंडिकेट क्या करता है कि इट इज़ वेरी इजी, इट इंडिकेट्स दैट एटम इज़ वेरी इजी। अगर 70% से इजी ज़्यादा इसकी फैसिलिटी इंडेक्स चली जाती है तो ये बहुत इजी तस्वुर किया जाएगा। और अगर 30% से लेस इसकी आती है फैसिलिटी लेवल तो ये क्या हो जाता है, इंडिकेट्स दैट एटम इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। यानी 30% से कम भी नहीं होनी चाहिए, अगर कम होगी तो इसका मतलब आइटम जो है आपका बहुत डिफ़िकल्ट आपने बनाया था। और अगर 70% से ऊपर इसकी फैसिलिटी इंडेक्स जाती है तो इसका मतलब कि आपने बहुत ईजी बनाया। अब इसमें जो है सपोज टोटल नंबर स्टूडेंट्स हैं 80, जैसा कि मैंने आपको ऊपर भी बताया था। तो हमने क्या किया था, 25% जो हाई अचीवर्स लिए थे, जो ऊपर वाल में से, तो वो 20 स्टूडेंट्स हैं, और लो अचीवर हैं वो भी 20% है। ये आगे 20% हाई अचीवर और 20 जो नंबर हैं वो हाई अचीवर के हैं, 20 जो है लो अचीवर, दोनों 25-25% है। यानी 40 हैं टोटल आ गए हैं 80 के, टोटल 80 थे उसके 50% है 40। अब क्वेश्चन नंबर क्या था, क्वेश्चन नंबर कोई भी था, लेकिन एक हम उसका एनालिसिस कर रहे हैं किसी भी क्वेश्चन का, तो उसका जो करेक्ट ऑप्शन था वो था बी। अब ये मुख्तलिफ बच्चों ने, यानी 5 ने जो ए का जवाब दिया, जो हाई अचीवर से उसमें से 5 ने ए को टिक किया, 10 ने बी को, और सी को किसी ने नहीं किया, डी को 5 ने किया। और इसी तरीके से जो लो अचीवर्स थे उनमें से 4 ने ए का ऑप्शन लिया, 2 ने बी का, सी यहाँ पर भी किसी ने नहीं लिया, और डी को जो है 14 बनाना डी किया। तो यहाँ पर जब ये हम एफ इजिकल टू एन आर अपॉन एन टी इंटू 100 करेंगे, 12/40 इंटू 100, तो ये क्या बनता है 30%। 30% का क्या मतलब है कि ये एक्सेप्टेबल है। 30% से लेकर 70% तक अगर आ रहा है तो मतलब ये एक्सेप्टेबल है। अगर इससे ज़्यादा बन जाता है तो मतलब फिर
बहुत ही ज़्यादा ईज़ी हो जाता है। अगर 70% 30 से 70 सही है, 70 से ऊपर जाएगा तो बहुत ही ईज़ी है और 30 से अगर कम हो जाता तो बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता। अब दूसरी इसमें एक चीज़ आती है कि डिस्क्रिमिनेशन पावर देखना है, कि डिस्क्रिमिनेशन पावर मतलब जो आपने एक हाई अचीवर थे और एक जो है लो अचीवर, हाई अचीवर्स ने देखें 10 ने सही जवाब दिया है और लो अचीवर्स ने 2 ने सही जवाब दिया है। तो क्या इनके बीच में कितना डिफरेंस है या डिस्क्रिमिनेशन क्या इट हेल्प्स टू डिस्क्रिमिनेट हाई एंड लो अचीवर्स। उनके बीच जो है डिस्क्रिमिनेशन करने के लिए जो है पता चले कि इनके अंदर कितना फ़र्क है तो वो उसके लिए ये फ़ॉर्मूला यूज़ किया जाता है डी इज़ इक्वल टू एनएच माइनस एनएल एंड नंबर नीचे जो है एन मतलब नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ डी मीन्स डिस्क्रिमिनेशन पावर, नंबर ऑफ हाई अचीवर्स हु करेक्टली आंसर्ड एनएच है और एनएल में से क्या है नंबर ऑफ लो अचीवर्स हु करेक्टली आंसर्ड। तो अब इनमें से क्या होगा कि नंबर ऑफ हाई और लो अचीवर्स मतलब एन है नीचे जो दिया हुआ है और डी इज एक्सेप्टेबल लेट अगर यानी डी जो डिस्क्रिमिनेशन पावर है वो 1 से लेकर 0.30 तक आता है तो इसका मतलब ये एक्सेप्टेबल है 30% तक। वैल्यू 1 इंडिकेट्स 100% डिस्क्रिमिनेशन। अगर 1 इसकी इस जो डी आता है डी इसको कैलकुलेट करने के बाद अगर इसका जवाब 1 आता है तो इसका मतलब ये टोटली डिफरेंट है 100% उसमें उनके अंदर डिस्क्रिमिनेशन है। और वैल्यू अगर लेस देन 30% आती है तो इस इट इंडिकेट्स इनकेपेबिलिटी ऑफ आइटम यानी इसका मतलब है कि आइटम ही इतना वो इनकेपेबल था कि उनको डिस्क्रिमिनेशन कर सके सही से या मतलब वो उनको सही रिप्रेजेंट नहीं कर सके कह सकते हैं। तो सेम इस जो हमारे पास ये डेटा अवेलेबल थी इसके मुताबिक अगर रखा है कि ये 10 बंदों ने जो है ये बी सही ऑप्शन दिया था हाई अचीवर्स में से और 2 ने जो सही दिया था लो अचीवर में से 10 माइनस 2 ये हो गया 8/20 जो कि 0.40 डी इज 0.40 विच इज एक्सेप्टेबल यानी 30 से लेकर 0.30 से 0.70 तक ये एक्सेप्टेबल है तो इसका मतलब ये इसकी डिस्क्रिमिनेशन पावर ठीक है इसकी इसकी एक मतलब हाई हाई अचीवर्स और लो अचीवर्स में इतना डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है।